जरूरी नहीं है लात शरीर से मारा जाए, बात से भी लात मारा जा सकता है और यही काम योगी जी ने किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बौखलाहट पर ऐसा वाक प्रहार किया है कि अभी तक गाल सहला रहे हैं। इतना खींच रहे थे कि योगी पर पर्सनल अटैक कर दिया, उनकी वेशभूषा पर ओछी टिप्पणी कर दिया। पर योगी तो योगी है, कोई शिवाजी नहीं है कि जहर पी जाए। मुंह तोड़ जवाब दिया है कि खड़गे को बताना चाहिए कि उनकी मां, बहन और चाचा को किसने जिंदा जलाकर मार डाला था। उनका इशारा इस घटना पर था जब हैदराबाद के निजाम की रजाकार सेना ने खड़गे के गांव में हमला कर दिया था और धर्म परिवर्तन न करने पर खड़गे के परिवार को आग लगाकर जिंदा जला दिया था। तभी से खड़गे और पूरी पार्टी सदमे में आ गई। किसी को सूझ नहीं रहा कि इसका जवाब क्या दिया जाए। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरावती में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बड़ा निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को मुझ पर नहीं बल्कि हैदराबाद के निजाम पर गुस्सा करना चाहिए, जिसने उनका गांव जला दिया था और उनके परिजनों को भी आग के हवाले करके मार दिया था। सीएम योगी ने यह बात कांग्रेस अध्यक्ष के एक हालिया बयान के जवाब में कही, जिसमें खड़गे ने योगी का जिक्र किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और संतों को लेकर कहा था कि कई साधु अब राजनेता बन गए हैं और वे गेरुआ कपड़े पहनकर समाज में नफरत फैला रहे हैं और लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि वे लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं और उन्हें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान कोई साधु का बयान नहीं, कोई साधु ऐसा बयान नहीं दे सकता। ये बात आतंकी कह सकते हैं, आप नहीं। कोई नाथ संप्रदाय का साधु ऐसी बात कर ही नहीं सकता। हम डरेंगे तो मरेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। अब सवाल यह है कि सीएम योगी मल्लिकार्जुन खड़गे के गांव को लेकर जो बात कही और किस्से का जिक्र किया वो है क्या और कब हुआ था। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खड़गे की पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए कहा, खड़गे का गांव बरवटी एक समय हैदराबाद के निजाम के शासन में आता था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य ने पुलिस लीग को देश को विभाजित करने के लिए प्रोत्साहित किया और कांग्रेस नेतृत्व ने आत्मसमर्पण कर दिया। स्वतंत्रता के बाद सत्ता खोने के डर से निजाम ने हिंसा की आग फैला दी और खड़गे जी के गांव को नुकसान उठाना पड़ा। रजाकारों ने इसे जला दिया, उनके परिवार को भी निजाम की सेना ने जलाकर मार डाला। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से लिखा गया है कि यह 1946 का मामला था जब मल्लिकार्जुन खड़गे के गांव बरावट्टी में निजाम के कुछ सैनिकों ने आग लगा दी थी। जिन घरों में आग लगाई गई थी उनमें से एक घर खड़गे का था। ऐसा दावा किया जाता है। यह भी दावा किया जाता है कि इस घटना में उनकी मां और बहन की जलकर मौत हो गई थी। इस बात का जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक प्रियांक खड़गे ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि निजाम ने पूरे इलाके में तोड़फोड़ और लूट मचाई थी। जिस वक्त उनके घर पर हमला हुआ, खड़गे 3 साल के थे और उनकी मां और बहन के साथ घर में थे। जैसे तैसे उन्हें बचा लिया गया, लेकिन उनकी बहन और मां की मौत हो गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान अब एक विवाद का रूप ले चुका है और इसे लेकर भाजपा और संत समाज की ओर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लग रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज़। देश के नए नवेले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और सीजेआई अपने कार्यकाल के दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को एक्शन में दिखे। नए सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने तो आते ही बड़े बड़े वकीलों की लंका लगा दी। पुरानी परिपाटी जिसमें बड़े बड़े दिग्गज वकील जब चाहें तब अर्जेंट सुनवाई और मनमाफिक फैसले करवा लेते थे। उन्होंने कहा कि अब से मनमानी नहीं चलेगी। कोई भी वकील चाहे कितना भी बड़ा हो तुरंत सुनवाई नहीं कर सकता। अर्जेंट सुनवाई के लिए ईमेल से और लिखित रूप से कारण बताना होगा कि अर्जेंट सुनवाई की क्यों जरूरत है। अभी तक कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और इंदिरा जयसिंह, दुष्यंत दवे, केटीएस तुलसी, प्रशांत भूषण जैसे वकील जब चाहे तब कोर्ट पहुंच जाते थे और कोर्ट से कहते थे कि सारी नियमित सुनवाई रोककर मेरे मुकदमे में सुनवाई की जाए और तमाशा देखिए कि उनकी बात तुरंत चीफ जस्टिस मान लेते थे और आनन फानन में एक नई पीठ गठित कर देते थे। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेताओं, माफियाओं और आतंकवादियों के सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुलवा लेते थे। अब ऐसा नहीं चलेगा, सब काम नियमानुसार होगा। इस तरह उन्होंने साबित कर दिया है कि वे जस्टिस हंसराज खन्ना के भतीजे हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे। जो लोग ना जानते हों वो जान लें कि भारत की न्यायपालिका में जस्टिस हंसराज खन्ना जैसा ईमानदार जज कोई दूसरा नहीं हुआ है। इमरजेंसी में जस्टिस हंसराज खन्ना ने इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला देने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया था इंदिरा गांधी ने। आमतौर पर वकील दिन की कार्रवाई की शुरुआत में चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष अपने मामलों पर तत्काल सुनवाई के लिए उनका उल्लेख करते थे। चीफ जस्टिस ने न्यायिक सुधारों के लिए नागरिक केंद्रित एजेंडे को रूपरेखा तैयार की है और कहा है कि न्याय तक आसान पहुंच
सुनिश्चित करना और नागरिकों के साथ उनकी स्थिति की परवाह किए बिना समान व्यवहार करना न्यायपालिका का संवैधानिक कर्तव्य है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन के 91वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति खन्ना को शपथ दिलाई थी। चीफ जस्टिस ने सोमवार को अपने पहले बयान में कहा, न्यायपालिका शासन प्रणाली का अभिन्न फिर भी अलग और स्वतंत्र हिस्सा है। संविधान हमें संवैधानिक संरक्षक, मौलिक अधिकारों के रक्षक और न्याय के सेवा प्रदाता होने के महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपता है। समान व्यवहार के मामले में न्याय वितरण ढांचे में सभी को सफल होने का उचित अवसर प्रदान करना आवश्यक है, चाहे उनकी स्थिति, धन या शक्ति कुछ भी हो, और ये न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय हो। ये हमारे मूल सिद्धांतों को चिन्हित करते हैं। चीफ जस्टिस ने न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख किया, जिनमें लंबित मामलों की संख्या कम करना, मुकदमेबाजी को किफायती बनाना और जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता शामिल है। उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली को सभी नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। सीजेआई संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ है। जस्टिस संजीव खन्ना 6 महीने से कुछ अधिक समय तक भारत के चीफ जस्टिस के रूप में कार्य करेंगे। 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर 13 मई 2025 को वे रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने पूर्व सीजेआई देवाई चंद्रचूड़ की जगह ली और जो रविवार को चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हो गए। सीजेआई संजीव खन्ना के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व प्रधान न्यायाधीश JS खेयर मौजूद थे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा लगातार बढ़ता दिख रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और तो और सियासी बयानबाजी बिल्कुल नहीं रुक रही। और इस बीच सोमवार रात को मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे के साथ एक घटना भी घटी, जब उनका काफिला चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता नसीम अहमद खान के दफ्तर से बाहर निकला तो कुछ कार्यकर्ताओं ने गद्दार गद्दार कहकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर सीएम शिंदे भड़क गए। उन्होंने तुरंत अपना काफिला रोक कांग्रेस दफ्तर में गए और वहां मौजूद कांग्रेस नेताओं को खूब लताड़ लगाई। सीएम ने उनसे पूछा कि आप कार्यकर्ताओं को यही सिखाते हैं? बता दें, ये दफ्तर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक नसीम खान का है। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी मिल रही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम शिंदे के खिलाफ नारेबाजी की थी। उसका नाम संतोष काटके बताया जा रहा है। उसके पिता रामदास अठावले की पार्टी में हैं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। पूरे प्रकरण पर संतोष काटके ने बताया कि क्या गद्दार कहना गुनाह है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए चांदीवली से कांग्रेस उम्मीदवार नसीम खान ने कहा, यह गलत है कि मुख्यमंत्री ने हमारे दफ्तर में आकर धमकी दी। हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, लेकिन लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार होना चाहिए। ऐसे व्यवहार से आचार संहिता का उल्लंघन होता है। इस घटनाक्रम का एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब संतोष काटके मंगलवार को मोतश्री पहुंचे और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें आधिकारिक रूप से शिवसेना यूबीटी में शामिल कर लिया गया, जो इस राजनीतिक घटनाक्रम का एक नया मोड़ था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और यह घटनाक्रम राजनीतिक रूप से अहम बन गया। यह घटना न केवल चांदीवली बल्कि पूरे महाराष्ट्र के राजनीतिक माहौल में ताजगी लाती है। दोनों प्रमुख दलों के बीच तीखी बयानबाजी और विरोध प्रदर्शन अब हर क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के घटनाक्रम का असर दोनों गुटों के बीच राजनीतिक लड़ाई को और भी तेज कर सकता है। महाराष्ट्र में इस बार सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने के आसार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग 25 महीने पहले जून 2022 में महाविकास आघाड़ी सरकार गिरी थी। इसके बाद भाजपा समर्थित सरकार बनी। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो फाड़ होने के बाद राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। महाराष्ट्र की 288 सदस्य विधानसभाओं में फिलहाल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के पास 202 विधायकों का समर्थन है। 102 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 38 विधायक हैं। 14 निर्दलीय विधायकों ने भी एनडीए सरकार को समर्थन दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार को 5 अन्य छोटे दलों का समर्थन भी हासिल है। इसके अलावा विपक्षी खेमे में कुल 71 विधायक हैं। विपक्ष में कांग्रेस 37 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना के 16 विधायक हैं। वरिष्ठ राजनेता शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेसी पार्टी के 12 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के 2, सीपीआईएम और पीडब्ल्यूपीआई के 1-1 विधायक हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 विधायक भी विपक्षी खेमे में हैं। 15 विधानसभा सीटें खाली हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।
महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त जुबानी जंग शुरू हो गई है। दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक बयानों के बाढ़ छोड़े जा रहे हैं और इस लड़ाई में कोई भी पार्टी 19 नहीं रहना चाहती है। अपने आप को 20 साबित करने के चक्कर में पार्टियां राजनीतिक मर्यादाओं भी लांघने लगी हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से जो सियासत शुरू हुई है वह अब कुत्ता, चोर, लुटेरा, औरंगजेब और आतंकवादी तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम योगी की भाषा की एक आतंकी से तुलना करना बता रहा है कि कांग्रेस में बौखलाहट है और बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। सीएम योगी के इस बयान के बाद विपक्ष के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता भी महाराष्ट्र और झारखंड में एक अलग नैरेटिव सेट करने में लग गए हैं। दरअसल 3 महीने पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा की एक सभा के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया था। तब सीएम योगी को भी शायद पता नहीं होगा कि यह बयान आने वाले दिनों में भारत की राजनीति को नई दिशा और धार दे सकती है। योगी के इस बयान को न केवल आरएसएस बल्कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं ने भी स्वीकार कर लिया। पीएम मोदी ने कई मौकों पर अलग अलग संदर्भों में जोड़कर बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को दोहराया। योगी के धुन पर नाच रहे हैं पक्ष विपक्ष बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के समर्थन में। अब तो पूरी बीजेपी आ गई। झारखंड बीजेपी प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा तो इस बयान को पहले से ही झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रमुख हथियार बना रखा है, लेकिन सीएम योगी के महाराष्ट्र में चुनावी सभाओं के बाद इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। योगी के इस बयान की अहमियत यह है कि अजीत पवार को ऐतराज को भी बीजेपी ने तवज्जो नहीं दिया। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने इसे अब अपना प्रमुख अस्त्र बना लिया है। फडणवीस तो अपनी सभाओं में इस बयान की आड़ में असदुद्दीन ओवैसी पर खूब हमला कर रहे हैं। इससे वोटों का ध्रुवीकरण होने की संभावना बढ़ गई है जिससे बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की बीते 2 दिनों में सीएम योगी पर 2 बार हमला बताता है कि कांग्रेस में बौखलाहट शुरू हो गई है। खड़गे ने महाराष्ट्र की रैली में रविवार को सीएम योगी को गेरुआ वस्त्र त्याग कर खाकी वस्त्र पहनने की सलाह दी। वहीं सोमवार को सीएम योगी की भाषा को एक आतंकी की भाषा बताकर तूफान मचा दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ तो एकदम आगे बढ़ गए और बीजेपी को कुत्ता बनाने की बात करने लगे। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएम योगी के इस बयान के बाद विपक्षी नेता अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी के गेम प्लान में कांग्रेस फंस गई है? महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और झारखंड में हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो पिच तैयार किया था, क्या उसी पिच पर अब कांग्रेस भी बैटिंग करने लगी है? महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार कहते हैं, देखिए, ये बीजेपी के गेम प्लान का हिस्सा है। बीजेपी पूर्व के चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी को इसी तरीके से अपने एजेंडे में फंसा चुकी है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के जरिए हिंदू वोट बैंक में विभाजन को रोकने की कोशिश हो रही है। बीजेपी पूरी तरह समझ चुकी है कि जातीय राजनीति की वजह से उसे महाराष्ट्र और झारखंड में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा था। बीजेपी उस गलती को इस चुनाव में दोहराना नहीं चाहती है और हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने के लिए योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नैरेटिव को पूरी तरह सेट करने में जुट गई है। बीजेपी को यह काफी सूट कर रहा है, लेकिन विपक्ष खासकर कांग्रेस भी समझ गई है बीजेपी को अब उसी के अंदाज में जवाब देना है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।